नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले हमने चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं और साथ ही साथ मैथ्स के भी चल रहे हैं और पर्यावरण के भी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं मित्रों। ठीक है, तो हम चलिए बात करते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, हाल का सिद्धांत नहीं है, वो हल का सिद्धांत है। ठीक है, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ठीक है मित्रों, हल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। आप लोगों ने सीटीपी की थ्योरी अगर पढ़ी होंगी तो हल नामक मनोवैज्ञानिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इनका एक सिद्धांत है, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, और ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हल है उन्होंने किशोरावस्था के विकास से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो किशोरावस्था का विकास उसकी व्याख्या करता है हल का सिद्धांत। ठीक है, और बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ठीक है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में जो विविधता होती है या विचलन को या जो विचलन होता है उसे कहते हैं। ठीक है, भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंख व बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये सारी की सारी लंबाई, भौतिक, त्वचा का रंग, पैर, आंख, बाल, ये सारी की सारी भौतिक विशेषता है मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अंतर। ठीक है, ये सारी जो विशेषता है वो भौतिक विशेषताएं है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानसिक विशेषता को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अंतर। बात करें हम प्रश्न नंबर 3 की, तो ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली, यानी कि कभी भी वो समाप्त नहीं होती है, निरंतर चलते रहती है। यह विचार किससे संबंधित है, तो यह विचार है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित, क्योंकि विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो इस प्रकार से दिया हुआ हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, तो यहाँ पर परिवार में गरीबी, ऑप्शन नंबर बी कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव और पारिवारिक क्लेश। ठीक है, कौन सा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। ठीक है, नहीं है वाला पूछा गया हमें और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा परिवार की गरीबी भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है मित्रों। स्नेह का अभाव, अगर बच्चे को लाड़ प्यार उचित रूप से नहीं मिलता है तो ये भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। और पारिवारिक क्लेश जो है, ये तो बिल्कुल भी बिल्कुल डालता ही डालता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। लेकिन कक्षा में नींद आना एक ऐसा कारण है, एक ऐसा कारक है जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, यहाँ पर वही हमसे पूछा गया है, कारक नहीं जो नहीं डालता है उसके बारे में। ओके, और ये हमारा प्रश्न नंबर 5, मानव जाति में कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति के विविधता को बताते हैं। ठीक है, मानव जाति में कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता का अंतर, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, यानी कि जो मानव जाति में कौन कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, मतलब जैसे जिस प्रकार से आनुवंशिकता होती है, जिस प्रकार से पर्यावरण होता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति जो होते हैं वो विशेषताओं को धारण करते हैं और अपनी विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, और इन्हीं विशेषता के आधार पर विविधता होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें हम प्रश्न नंबर 6 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6,
सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की और मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। जो समाज के मूल्य होते हैं, जो समाज का विश्वास होता है हमारे प्रति, ठीक है, यानी कि जो भी अपेक्षाएं होती हैं उन सभी अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है कौन? सोशलाइजेशन। ठीक है, सामाजिकरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते प्रश्न 7 की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ठीक है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सीखने का प्रभाव, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने की तत्परता का नियम और सीखने की सादृश्यता का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है, यहाँ पर हम प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो सीखने का प्रभाव यानी कि उसने जो अतीत में सीखा है, ठीक है, अतीत में यानी कि जो पास्ट है उसका जो बीता गया समय है, बीत गया वो समय है, उसने उस समय में कुछ सीखा है और उन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर वो अनुक्रिया कर रहा है। तो ये सीख लिया है और उन प्रक्रियाओं का प्रभाव उसे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सीखने का प्रभाव नियम। ओके, बात करें हम प्रश्न नंबर 8 की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है उसमें, ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना है। ठीक है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। अधिगम पथ पर बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के स्वरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वह उसका पालन करता है तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो मित्रों यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता हमसे पूछा गया, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है उसकी विशेषता पूछा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। मतलब बच्चे की स्वयं की समझ के आधार पर उन्हें उत्तरदायी बनाना है। उनकी स्वयं की समझ के आधार पर ही उनका जो विकास है, यानी कि उन्हें जो भी सिखाया जा रहा है उनकी समझ के आधार पर सिखाया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा अच्छे से। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो मित्रों हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जब थ्योरी पढ़ी होंगी तो बुद्धि के सिद्धांत बहुत सारे दिए हुए, जैसे कि गिलफोर्ड जी ने दिया हुआ है, गैने ने दिया है, मतलब गिलफोर्ड जी ने दिया हुआ है, और द्वितंत्र सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, इस प्रकार से कम 5 से 6 सिद्धांत थर्स्टन ने दिया हुआ है, टर्मन ने दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके कौन सा सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यगमन सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, तो बहुतत्व सिद्धांत भी होता है मित्रों, द्वितत्व सिद्धांत भी होता है। ओके, और जो एक तत्व सिद्धांत है वो भी होता है, लेकिन प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि से संबंधित नहीं है। ओके, ये सीखने से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। बात करें प्रश्न नंबर 10 की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्ति को मापने की एक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्ति को मापने की एक आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है, प्रयोगात्मक तकनीक है। तो मित्रों यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये एक प्रक्षेपीय तकनीक है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व को मापने की एक प्रकार की प्रक्षेपीय तकनीकी है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 11 की। तो ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 11, थोड़ा बड़ा है, इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं। विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं और लड़कियों
से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है। देखिए विज्ञान के प्रयोग में देखो लड़के यहाँ पर ये पेडागोजी का प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर विज्ञान का कोई प्रैक्टिकल हो रहा है। सामान्यतः लड़के जो है वो क्या करेंगे, जो भी उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं उनके नियंत्रण को अपने हाथ में ले लेंगे और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने यानी कि उन्हें आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कहेंगे और बर्तन धोने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती है। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वह इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को ये चीज़ें दर्शाती है। ठीक है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती है ना। मतलब अगर हम किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम करा रहे हैं तो हम कहना चाहिए कि वो विवाह टाइप का अगर वहाँ पर स्कूल में भी व्यवहार करेंगे तो वहाँ से भी लैंगिक पूर्वाग्रह की समस्या हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो लैंगिक पूर्वाग्रह आप याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हो रहा है लड़के और लड़कियों के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ड्यूवी ने, रॉश ने, वुडवर्थ ने, ड्राइवर ने। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, जॉन ड्यूवी, इनका नाम जो था वो इस प्रकार से है, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी जी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की भी खोज की है। ठीक है, तो चिंतनशील सोच की चर्चा की है जॉन ड्यूवी जी ने। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि सभी शिक्षार्थी अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है यहाँ पर सभी शिक्षार्थी जो होते हैं, हमारी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, मतलब पूरे 50 के 50 जो है वो एक जैसे नहीं है, 2 बच्चे भी एक जैसे नहीं रहते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता बच्चों में होती है। ठीक है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए, नहीं। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब विविध प्रकार के तरीके बच्चों को बताना चाहिए, सरल तरीके, कुछ कठिन तरीके। ठीक है, मतलब ऐसे तरीके अपनाए जाए कि सभी प्रकार की विभिन्न प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं उन सभी वो बच्चे सभी सीख पाए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 14, ओके। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं और आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वो किस सिद्धांत पर पूछा गया है हमें यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है। ठीक है, अगर हम विद्यालय आधारित आकलन करते हैं मित्रों तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है कि कोई बाहर से अगर कोई पर्यवेक्षक या परीक्षक आ रहे हैं तो उनकी अपेक्षा हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 15, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है मूल्यांकन। आकलन ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्र ए और बी दोनों, यानी कि मूल्यांकन और आकलन जो है वो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन भी बदलाव लाता है और आकलन भी। ठीक है, मूल्यांकन के बाद में निदानात्मक प्रक्रियाएं होती है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो हम मूल्यांकन करेंगे उसका, मूल्यांकन के बाद में हम
क्या करेंगे, निदान करने की कोशिश करेंगे, उपचार करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 16। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विशेष विधियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। वो हमें पूछा गया है कि भाई कैसे होना चाहिए। जो विशेष रूप से सक्षम बच्चे जो होते हैं उन्हें किस प्रकार से हमें शिक्षा देना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, यानी कि यहाँ बात हो रही है पूरी समावेशी शिक्षा की। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होती है मित्रों? समावेशी शिक्षा यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत मतलब पिछड़े बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो वांछित बच्चे आ जाएंगे, यानी कि जो किसी प्रकार की योजना से संबंधित नहीं है या उन्हें पता नहीं है। ठीक है, पिछड़े बच्चे आ जाएंगे, मानसिक रूप से ग्रस्त बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये विशेष रूप से सक्षम बच्चे जो होते हैं उनकी शिक्षा हम दूसरे सामान्य बच्चों के साथ करेंगे तो वही होती है हमारी समावेशी शिक्षा। NCF 05 ने भी समावेशी शिक्षा की जो मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में उन्होंने बोला है कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खालिस्तान कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, गतिक कौशल यानी कि जो हमारे गतिक कौशल होते हैं उनमें अधिगम की निर्योग्यता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अधिगम निर्योग्यता यानी कि जो निर्योग्यताओं के बारे में पढ़ा होगा तो ये 4 से 5 प्रकार की है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, डिस्फेजिया, तो हमें गतिक कौशलों से संबंधित पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रेक्सिया। ओके, क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया हम अधिगम निर्योग्यता को कहते हैं। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 18, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना। ऑप्शन नंबर बी, दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन नंबर सी, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना और शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। ठीक है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? जो सुपीरियर बच्चा होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा, उसके लिए गतिविधि कौन सी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर है दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक तैयार करना। जो भी हम उसे संकल्प दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम जो भी उसे टॉपिक दे रहे हैं तो उसके आधार पर वो मौलिक नाटक तैयार कर लेगा। तो ये हो जाएगी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की उपयुक्त विशेषता। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक गतिविधि जो है वो उपयुक्त हो जाएगी। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19 तो यहाँ पर दिया हुआ है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? ठीक है, मानसिक रूप से जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसमें से निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? ऑप्शन नंबर ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो मित्रों यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मानसिक रूप से जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उनके लिए हमको कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी? ठीक है, तो कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है, मतलब मूर्त रूप से उसे एग्जाम्पल देके समझाए, मॉडल के थ्रू समझाए, TLM के थ्रू समझाए, तो मूर्त रूप से समझाना। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कार्य हम करवा रहे हैं तो उसे हमको मूर्त रूप से, ठीक है, विजुअल रूप से समझाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले से ही मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है और अगर हम उसे बहुत यानी कि ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अमूर्त रूप से है या इमेजिनेशन करने के लिए कहेंगे तो बेचारा वो बच्चा जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है ना, तो वो मूर्त रूप से चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में भी एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर उसे याद रखिएगा कि भाई जो मानसिक रूप से पिछड़ा बच्चा है तो उसे हमें पढ़ाने के लिए मूर्त रूप से कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20,
प्रश्न नंबर 20 जो है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान जो है वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में और दिल्ली में। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट भी हो चुका है, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। ठीक है, क्या हो जाएगा? देहरादून में। बात करें प्रश्न नंबर 21 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्या ऐसा है जो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं, भाषा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रों सबसे कम महत्वपूर्ण बोला है। ठीक है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, चित्र, प्रतीक चिन्ह और मांसपेशीय क्रियाएं या भाषा। ठीक है, तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी भाषा। ठीक है, क्योंकि भाषा एक ऐसा साधन है जो उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है चिंतन की प्रक्रिया में, सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी भाषा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 22 की, तो 22 दिया हुआ है गैने निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, गैने निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम का श्रेणीक्रम, ऑप्शन नंबर बी अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी अधिगम का प्रबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गैने जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया हुआ, वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत गैने ने दिया है। इस प्रकार से कुछ पिरामिड बनाया हुआ है और श्रेणीक्रम सिद्धांत में उन्होंने अधिगम को समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 23 समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है और अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में होगा जहाँ पर इन 4 में जो भी होता है। ठीक है, मतलब हम अगर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखें तो परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या है, यानी कि देखो जो बच्चा जिस विधि से सीख पाता है हमें उस विधि से उसे सिखाना पड़ता है, तो हम हमारी मेथड को चेंज भी करते हैं, जो पाठ्यचर्या उसे भी हम चेंज करते हैं, तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ठीक है, वे कौन से ऐसे बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण और लक्ष्य और प्रयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों भावना और मनोभाव। ठीक है, भावना और मनोभाव ऐसे कारक है जो बच्चों को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है, संस्कृति और प्रशिक्षण भी नहीं रोकते, बच्चे का दृष्टिकोण भी नहीं, लक्ष्य और प्रयोजन, यानी कि उनका जो मनोभाव है, जो मेंटेलिटी है, वो बच्चों को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 25 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 25 बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। संवेगात्मक समायोजन बोला है उन्होंने। ठीक है, तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होगा ही होगा, कक्षा शिक्षण में भी होगा, अनुशासन में भी होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 26 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 26 है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ठीक है, स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है हमें पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरणा भी होती है और अर्जित अभिप्रेरणा भी होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 27 अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? ठीक है, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? बच्चों की सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना और बच्चों को निर्भय बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर मदद नहीं करता है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, ये जो है
ये अध्यापक का कौन सा कार्य जो है उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है। ठीक है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, इससे उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है और वे दुनियादारी में सफल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम परामर्श दे रहे हैं बच्चों को तो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ठीक है, अभिवृद्धि होती है, आत्मविश्वास उनका बढ़ता है अगर हम उन्हें परामर्श देते हैं तो। ठीक है, और जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो परामर्शदाता का कार्य करता है। ठीक है, परामर्शदाता का कार्य करता है और सुविधादाता का कार्य करता है एक अच्छा शिक्षक। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये हमारा प्रश्न नंबर 29 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए और किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति संदेह के साथ साहचर्य स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। मतलब ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। वैसे तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यही लग रहा है यहाँ पर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर कि हम बच्चे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे कुछ भी राजी करवाने के लिए। ठीक है, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से स्मरण करने में कौन सी विधि है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि जो है वो दोनों की दोनों स्मरण करने की विधि है। तो मित्रों इस प्रकार से आज का हमारा ये जो सेशन है यहीं पर ख़त्म होता है। आप सारे वीडियो देखिएगा और जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, जैसे कि बाल विकास में अगर हम बात करें बहुत सारे मुख्य मुख्य टॉपिक है, जेन पियाजे, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, और भी जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उन सभी टॉपिक को आप पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, और अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।